तो जब समराइज कर रहे हो तो एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना एंड जो आपने की पॉइंट्स की नोट्स बनाए हैं उनसे ही समरी बनाना एंड नेक्स्ट रिव्यू जरूर से करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना लंबा पैराग्राफ दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है रादर, उसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स है। इतने बड़े पैसेज को आप पॉइंटर्स बना के नोट्स बनाते हो और एक छोटू सा समरी बना देते हो। दैट इज द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। कि आपके जो नोट्स है उसमें मिनिमम 4 हेडिंग्स हो एंड मल्टीपल सब हेडिंग्स हो। कॉन्सेप्ट सेम है, हमें सिर्फ बड़े पैसेज से मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकालने हैं और उसका समरी डालना है। दैट्स इट। नोट मेकिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हेलो माय रॉक स्टार्स, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज फाइनली हम जो इतना कमेंट सेक्शन में देख रहे थे, मैम नोट मेकिंग, मैम समराइजेशन, मैम नोट मेकिंग, आ गया हमारा सेशन फॉर नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। तो आज हम समझने वाले हैं कैसे इस कॉन्सेप्ट को एस करना है, कैसे इस क्वेश्चन को आंसर शीट में बढ़िया तरीके से लिख के मार्क्स हासिल करना है। देखो, टोटल नोट मेकिंग और समराइजेशन में 8 मार्क्स आते हैं, काफी होता है और बहुत स्कोरिंग भी है। तो बिना फर्दर डिले किए चलो जल्दी से और इजी वे में समझते कि इस काम को करना कैसे है। ठीक है, चलो चलते। तो सबसे पहला, अच्छा हम क्या क्या करने वाले, हम टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है, वो थिंग्स टू रिमेंबर में है, तो वो चीजें समझेंगे। मार्किंग स्कीम भी समझेंगे, 8 मार्क्स एग्जैक्टली कहाँ डिवाइडेड है, एंड एक लंबा सा सैंपल लेंगे जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है, और उस सैंपल का एक सैंपल नोट देखेंगे और एक सैंपल समरी भी देखेंगे। ठीक है, एंड आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि कैसे हम नोट मेकिंग और समराइजेशन को एकदम खूबसूरत परफेक्ट तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली चीज, नोट मेकिंग और समराइजेशन का होता क्या है, व्हाट आर दीज थिंग्स। तो नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेसिकली हेल्प्स टू फिल्टर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारे पास कोई भी टेक्स्ट हम रीड कर रहे होते होंगे, उस चीज का, जैसे कि मैं चैप्टर में की पॉइंट्स बनाने का बोलती हूँ हमेशा टेक्स्ट में, है ना, तो कैसे करते हैं वो की पॉइंट्स, नोट मेकिंग। वही तो है नोट मेकिंग, और कुछ है ही नहीं। जैसे हर एक लिटरेचर के लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ कैसे 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 की पॉइंट्स बनाने, वो और कुछ नहीं, वो नोट मेकिंग है। उसी तरीके से आपके पास एक पैराग्राफ या एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से की पॉइंट्स निकालने हैं और उससे नोट मेकिंग बनाना है। इतना ही तो इजी है, ये हम रोज करते हैं। तो वही देख लो कि नोट मेकिंग एंड समराइजेशन हेल्प्स टू फिल्टर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स अस रिटेन इट। जो की पॉइंट्स है ना पूरे स्टोरी के या पूरे पैराग्राफ या पैसेज के, वो की पॉइंट्स को निकाल के रखने के काम आता है नोट मेकिंग। और समराइजेशन उसी को इन शॉर्ट बताता है कि पूरे इतने लंबे पैसेज में इन शॉर्ट क्या बताया जा रहा है। You are asked to prepare notes from a given passage which they are required to convert into a summary, the second part of the question. तो जो मैंने अभी बताया कि एक मे बी इतना लंबा पैराग्राफ दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है रादर, उसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स है। इतने बड़े पैसेज को आप पॉइंटर्स बना के नोट्स बनाते हो और एक छोटू सा समरी बना देते हो। दैट इज द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। अब इस आंसर को क्वालिटी में कैसे बदलना है, आज हम वो देखेंगे। It transforms the entire set of information into a manageable size हो गया है। It includes key points which makes it more readable। हम ना, मतलब अगर हमारे पास चैप्टर भी इस तरीके से आते कि ये आपका पूरा कहानी है और ये कहानी का की नोट्स है, तो आपके लिए ना उससे इजी कुछ होता नहीं। इसी वजह से मैं 10,000 बार एक ही चीज बोलती हूँ कि कभी भी लिटरेचर आंसर्स लिख रहे हो उससे पहले चैप्टर से की पॉइंट्स बनाओ। तो यहाँ भी वही सेम कहानी है। ठीक है, helps to understand something in a better way and it aids quick revision during exam time। मैं उर्दू तो नहीं बोलती, इतना समझ आ गया क्योंकि मैं सेम लैंग्वेज बोलती हूँ एवरी लेक्चर में। चलो देखो भाई, कॉन्सेप्ट सेम है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस से बता दूं, कॉन्सेप्ट सेम है, हमें सिर्फ बड़े पैसेज से मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकालने हैं और उसका समरी डालना है। दैट्स इट, इससे ज्यादा काम हमें नहीं है। ठीक है, अब देखो मार्किंग स्कीम जो है वो कैसा है। मार्किंग स्कीम में नोट मेकिंग का पार्ट जो है वो यहाँ तक आता है, मतलब 5 मार्क का,
और जो समराइजेशन है होता है उसका 3 मार्क्स होता है। अब नोट मेकिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टाइटल होता है कि जो भी पैराग्राफ या पैसेज आपके पास है उसके ऊपर उसका टाइटल दिया रहेगा, तो उस टाइटल को भी नोट मेकिंग के टॉप पे लिखना है, उसके बाद बुलेटिन पॉइंट्स लगाना है। ठीक है, तो टाइटल आना है उसके लिए 1 मार्क आ जाएगा। नंबरिंग एंड इंडेंटेशन के लिए 1 मार्क। मतलब हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में कि नोट मेकिंग में टाइटल ऐसे आया ना, उसके बाद 1, 1.1, 1.2 ऐसे करके नंबरिंग एंड इंडेंटेशन करना होता है। इस फॉर्मेट के लिए भी 1 मार्क आते हैं। नेक्स्ट, की या ग्रोसरी, मतलब आप किसी भी चीज का अगर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो ना, तो उसका एक लिस्ट आपको एंड में देना होता है नोट्स के। नोट मेकिंग के एंड में ऐसा एक डब्बा आएगा जिसमें आपको फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग को आपने INC लिखा हुआ है नोट मेकिंग में, तो INC- इंक्लूडिंग ऐसे लिख के रखना होता है नोट मेकिंग के एंड पे, तो दैट कैरीज 1 मार्क। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जो आप पूरा नोट बनाए हो, इज इट कवरिंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इज इट रेलिवेंट, तो उसके लिए फिर आ जाता है 2 मार्क। तो टोटल आपके 5 मार्क्स ऐसे है। समराइजेशन में देखो, एक तो वर्ड लिमिट है आपका 50 वर्ड का, तो समराइजेशन में कंटेंट, एक्सप्रेशन, ये दोनों चीज में, कंटेंट में 2 मार्क्स, मतलब पूरा जो पैसेज है आपके पास उसका नोट्स आपने बनाया है ना, तो यहाँ अगर आपको 2 मार्क्स मिल जाता है तो यहाँ भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि अगर पॉइंट्स आपके पास सही है तो उससे आप कंटेंट में एकदम सही चीज दोगे, सही चीज डालोगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे 2 मार्क्स और 1 मार्क आपका एक्सप्रेशन का, कि कैसे इन 50 वर्ड्स आप उसको शॉर्ट एंड ब्रीफ एंड टू द पॉइंट बिना ग्रामेटिकल एंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स के डाल रहे हो। ठीक है, दैट सिंपल इज 8 पॉइंट को लेना। 8 मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं, हम बेकार में टेंशन करते हैं। चलो कुछ थिंग्स टू रिमेंबर में देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स? सिलेक्ट ओनली रेलेवेंट डेटा एंड इंक्लूड ओनली द एसेंशियल फेजेस फ्रॉम द पैसेज। पूरे पैसेज को पढ़ते वक्त, जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल, हाँ ऐसा एक पैसेज आया जो मेरे बारे में है, एक पैराग्राफ है उस पैसेज में कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ। दूसरा पैराग्राफ है उस पैसेज में कि मेरा हाइट क्या है, मेरे फिजिकल क्वालिटीज क्या है, मेरे हेयर का कलर क्या है, आई कलर क्या है, एक्सेट्रा। तीसरा पैराग्राफ है कि मुझे कैसे टाइप के खाने पसंद है, क्या क्या खाना अच्छा लगता है, मेरे फेवरेट फूड क्या है। तो 3 पैराग्राफ का एग्जाम्पल दिया ना मैंने। आप इसका नोट कैसे बनाओगे? पहला पैराग्राफ पॉइंट नंबर 1 मेरा नाम, एंड फिर अंडर सब कैटेगरी में मैं कहाँ से हूँ, मेरा क्या डेट ऑफ बर्थ है, एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 2 मेरा क्या फिजिकल डिस्क्रिप्शंस ना, तो मेरा हाइट क्या है, हेयर कलर क्या है, आई कलर क्या है, वो सब आएंगे। अब इन सब के बीच में कुछ कहानियां भी होंगी कि जैसे मेरी हाइट इतनी है लेकिन मुझे हील्स पहनना नहीं पसंद है, मुझे शूज पहनना ज्यादा पसंद है, या मुझे हील्स पहनना पसंद हो, तो एक्सेट्रा, ऐसे कब कब मैं हील्स पहनूं, वो सारी चीजें सेकेंडरी है, उनको लेने ही नहीं है। आपको जो लेना है मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे डिस्क्राइब करी हो, उसको लेके लिखना है। मतलब पैसेज वैसा दिया मैंने एग्जांपल, इसीलिए बोला मुझे लेके लिखना मत प्लीज। नाउ ट्राई टू यूज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स। कंप्लीट सेंटेंसेस वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज नोट्स। ये चीज याद रखना, एक सेंटेंस आप नोट्स में नहीं लिख सकते हो, आपको सिर्फ 1 या 2 शब्द के नोट की पॉइंट्स, हमने की पॉइंट्स तो बनाए हैं लिटरेचर में, वही करना है। जस्ट 1 वर्ड 2 वर्ड के की पॉइंट्स बना के समरी उसका करना होता है। ठीक है, thus the usage of full sentence must be avoided, ये याद रखियो। Now only really important examples need to be included, नहीं तो examples मत डालना। अगर आपको पैसेज में दिख रहा है कि बहुत extremely important, मतलब इस एग्जाम्पल के बिना ये मतलब एक स्पेसिफिक पैराग्राफ होगा एक पैसेज में और उसमें एक एग्जाम्पल डाला हुआ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पैराग्राफ का एग्जाम्पल जो है उसके बिना पैराग्राफ मीनिंगलेस है, तभी उस एग्जाम्पल को आपके नोट्स में डालना, वरना नोट्स में एग्जाम्पल्स डालना ही मत। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमिनेट द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेपोजिशंस एक्सेट्रा। तो नोट्स में ग्रामर का कोई जगह नहीं है। नोट्स मतलब बस की वर्ड्स, की पॉइंट्स है, कोई ग्रामर नहीं, पंक्चुएशन नहीं, कुछ नहीं। And it is necessary to give a suitable title to notes and maintain proper indentation. जैसे मैंने बोला फॉर्मेट में टाइटल रहना ही पड़ेगा,
तो जो टाइटल क्वेश्चन में है ना, एक पैसेज का टाइटल होगा, वो टाइटल डाल दो। अगर पैसेज का टाइटल नहीं दिया हुआ है तो पैसेज को आपने रीड किया, रीड करने के बाद आपको जो लग रहा है ये सूटेबल टाइटल है, जैसे बचपन में हम लोग स्टोरी को टाइटल देते थे ना, वैसे जो आपको सूटेबल टाइटल लगे एक टाइटल जरूर से डालना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी टू मेक एटलीस्ट 4 हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मतलब यहाँ पे टाइटल डाल दिया आपने, हेडिंग नंबर 1, 1.1, 1.2 एक्सेट्रा, हेडिंग नंबर 2, ऐसे मिनिमम 4 आने ही है। इट इज मैंडेटरी। अगर आपने 4 से कम किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये जो यहाँ पे 1 मार्क है ना, नंबरिंग इंडेंटेशन 1 मार्क, फिर नोट्स का कंटेंट 2 मार्क, यहाँ से 1 मार्क जरूर से कटेगा अगर आपने 4 मिनिमम हेडिंग्स नहीं डाले तो। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। द समरी शुड बी ब्रीफ, ये समरी वाला है। ठीक है, ये जो स्लाइड्स है ना, ये नोट को लेके था, नोट मेकिंग को लेके, और ये जो स्लाइड होगा ये समरी को लेके। समरी कैसे लिखना है, तो समरी शुड बी ब्रीफ एंड शुड बी मेड यूजिंग द नोट्स प्रिपेयर्ड। आपने जो इसके पहले नोट्स बनाए ना पॉइंटर्स लगा के, उसी नोट से समरी बनाना है। नोट्स और समरी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेम वर्ड्स को लेके आपने बस 50 वर्ड का समरी बनाया, इसमें थोड़ा ग्रामर का ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट। 50 वर्ड से मैक्सिमम, अगर आपका हैंडराइटिंग छोटा है तो 70 वर्ड्स करना, वरना आगे मत जाना। इट इज मैंडेटरी टू इंक्लूड एटलीस्ट 4 एब्रीविएशंस। ये क्या हो गया? अच्छा, कोई और स्लाइड घुमा रहा है मेरा। हाँ, देखो कितने बदमाश लोग हैं, दूसरे रूम से मेरी स्लाइड घुमा रही है बस इस छोटू के चक्कर में। हाउ बैड। हाँ, तो इट इज मैंडेटरी टू इंक्लूड एटलीस्ट 4 एब्रीविएशंस, मतलब मिनिमम 4 शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने हैं नोट्स में। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप नोट्स बना रहे हो, जैसे मैंने इंक्लूडिंग का INC लिखा, एग्जाम्पल का EG लिख दिया, तो वैसे 4 मिनिमम एब्रीविएशंस आपको डालने ही है, शॉर्ट फॉर्म्स डालने हैं। जनरली ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि आदत हो गई है ना टेक्सटिंग लैंग्वेज का, GDNet, SD, स्वीट ड्रीम्स, तो यहाँ यूज कर लो नोट्स में, जितना डालना चाहो डालते रहो, बस लास्ट में एक टर्म्स वाला डब्बा लिख देना कि इस शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये है। Add a full stop after each abbreviation to make it clear for the reader। मतलब जैसे INC के बाद डॉट लगाया, क्योंकि आधा है, ये पूरा नहीं है। Necessary to prepare a key to abbreviation, minimum 4, and presentation of this writing is utmost important। देखो, हम एग्जाम्पल तो देखेंगे, लेकिन जो चीजें मैं यहाँ समराइज कर रही हूँ आपके लिए वो ये है कि नंबर 1, इससे लिखती हूँ मैं, नंबर 1 चीज ये है कि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके जो नोट्स है उसमें मिनिमम 4 हेडिंग्स हो एंड मल्टीपल सब हेडिंग्स हो। ठीक है, ये जो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स है, इसमें मिनिमम 4 एब्रीविएशंस हो या शॉर्ट फॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, एंड इनके लिए एक समरी, मतलब एक वर्ड मीनिंग का डब्बा बनाओ। ये जो टर्म्स होते हैं ना, इनके मीनिंग का एक डब्बा बनाओ कि इस डब्बे में सारे शॉर्ट फॉर्म्स के मीनिंग लिखे हुए। ठीक है, जो समरी बनेगा ना आपका, समरी में इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 50 वर्ड में रखो उसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट शुड बी डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स जो आपने प्रिपेयर किया है। अभी आप तो आराम से, आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, पैसेज पढ़ लिया है, तो वहां से भी समरी बना सकते हो, बट मत करना, मेक श्योर ये नोट्स इन्हीं में से लिए गए हो एंड उसका समरी आपने 50 वर्ड में बनाया हो। ठीक है, इन शॉर्ट ये बात इंपॉर्टेंट है। ओ, एक और चीज, टाइटल जरूर चाहिए हमें। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीजें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले टाइटल आना है हमारे इस पे, टाइटल ऑफ योर नोट शुड रिफ्लेक्ट इन द मेन सब्जेक्ट मैटर।
सोर्स क्या है? आइडेंटिफाई द नोट सोर्स सच एज बुक, आर्टिकल, लेक्चर, टेक्स्ट। मतलब जो पैराग्राफ या जो पैसेज आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, उसका सोर्स आपको नोट्स में डालना है, ठीक है, कि कहां से आपने ये नोट्स बनाया। टाइटल एंड सब टाइटल, कभी भी आप कोई भी नोट्स बना रहे हो उसके टाइटल जरूर डालना और उसका सब मतलब हेडिंग, टाइटल मतलब हेडिंग और सब हेडिंग जरूर से डाल देना, ठीक है। यूज बुलेट्स, मतलब ऐसे डॉट्स बना लो या ऐसे एरोज बना लो, बुलेट पॉइंट जरूर से डालना। एंड यूज एब्रीविएशंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स। क्लियर है? बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो रहा है ना? आई नो नोट मेकिंग समराइजेशन बहुत सिंपल है, कुछ कुछ चीजें अगर आप याद रख लोगे ना तो यू विल डू वंडर्स इन योर एग्जाम फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा बनेगा। अब देखो, प्लीज नोट, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी आंसर लिख रहे हो ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, उनको ऐसे अंडरलाइन पेंसिल से कर दिया। पेन से मत करना प्लीज, पेंसिल से हाईलाइट करना, ठीक है, अंडरलाइन कर देना। एंड यूज डायग्राम्स या विजुअल एड्स, अगर आपसे पॉसिबल हो, कोई ऐसी चीज है जिसको आप डायग्राम बना सकते हो तो बना दो एक डायग्राम। समराइजेशन का क्या है? राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ और टू समराइज, TWO, दिस इज TO, TWO क्यों डाला भाई? मैं ड्राइंग ही करते जाती हूँ, मतलब मुझे इतना मजा आता है ना। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। हाँ, टू समराइज, देखो सॉरी मैं टाइम पास कर रही थी तो कहाँ थे हम? हाँ, याद आ गया। तो जब समराइज कर रहे हो तो एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना एंड जो आपने की पॉइंट्स, की नोट्स बनाए हैं उनसे ही समरी बनाना। एंड नेक्स्ट, रिव्यू जरूर से करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं इसीलिए बोलती हूँ कि हमेशा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, एग्जाम डे से पहले, जब आप रिवाइज कर रहे हो उस सब्जेक्ट के लिए, मेक श्योर आप एक टाइमर लेके बैठो। अगर 3 घंटे का पेपर है तो ट्राई करो 2.5 आवर्स या 2 hours 45 minutes में आपका पेपर कंप्लीट हो रहा था कि 15 minutes सॉलिड यू हैव फॉर रिविजन। लोगों को लगता है मैम रिविजन क्या लल्लू चीज है, ऐसे थोड़ी ना रिवाइज करेंगे, हम तो एक्सपर्ट्स हैं, बट रिविजन एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज रिव्यू टाइम रखा करना अपने लिए, ठीक है। पानी पीऊंगी मैं। तो अब आएंगे हम हमारे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल का क्या है? रीड द पैसेज बिलो, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। एक सेकंड रुक जाओ। Use recognizable abbreviations wherever necessary, minimum 4, and a format you consider suitable. Give a suitable heading to it, title to it. तो ये आ गया नोट मेकिंग का 5 मार्क। फिर राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन 80 वर्ड्स। देखो टाइप वर्ड लिमिट यहाँ पे इंक्रीज है क्योंकि पैराग्राफ बहुत लंबा है, तो यहाँ 3 मार्क्स इसका। अब भाई साहब बहुत लंबी पैराग्राफ है, सिर्फ पैराग्राफ नहीं मल्टीपल पैराग्राफ है, बहुत बहुत लंबा पैसेज है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दो, साथ में मिलके करते हैं। डन, चलो लेट्स रीड इट टुगेदर। बैलेंसिंग द स्केल्स। Artificial intelligence or AI is making a difference to how legal work is done, but it isn't a threat that is made out to be. AI is making impressive progress and shaking up things all over the world today. The assumption that advancement in technology and artificial intelligence will render any profession dysfunction is just that an assumption is a false one. The only purpose this assumption serves is creating mass panic and hostility towards embracing technology that is meant to make our lives easier. मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि देखो, जैसे हमने बताया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले लेक्चर में, मैंने बताया था कि हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन या बिगिनिंग उस पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होता है कि उस पैराग्राफ में है क्या, ये चीज डिस्क्राइब करिए। तो आरसी वाले लॉजिक को भी यहां डालना है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ किस बारे में है?
AI making difference to how legal work is done, but it is not a threat it is made out to be. ये पूरा पैराग्राफ इस बारे में कि AI कर क्या रही है, लीगल वर्क हो या अलग अलग वेज में AI का चल क्या रहा है, ठीक है। एंड टाइटल हमें दिया हुआ है बैलेंसिंग द स्केल्स, तो आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे आते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स एक्सप्लिसिटली फॉर द लीगल वर्ल्ड। ये हो गया आपका पहला लाइन। The ambit of AI includes recognizing human speech and objects, making decisions based on data, and translating languages. Tasks that can be defined as search and find type can be performed by AI. ये हो गया आपका सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ का है Introducing AI to this profession will primarily be for the purpose of automating mundane, tedious tasks that require negligible human intelligence. थर्ड पैराग्राफ किस बारे में है? सेकेंड पैराग्राफ तो इस बारे में है कि लीगल वर्ल्ड में एआई कैसे क्या क्या काम कर सकता है। थर्ड पैराग्राफ ये है कि एआई को अगर हमने लीगल वर्क में लिया तो इतना जो इंसान मतलब ह्यूमन को इतना मतलब टीडियस मैनुअल वर्क करना पड़ता है वो इजीली हो जाएगा एआई से, ठीक है। The kind of artificial intelligence that is employed by industries in the current scene when extended to the law will enable quicker services at a lower price. AI is meant to automate a number of tasks that take up precious working hours. Lawyers could be devoted to tasks that require discerning, empathy, and trust qualities that cannot be replicated by even the most sophisticated form of AI. यहाँ एक और चीज है, ये रहा कि जो AI का काम है, इस प्रोफेशन में AI को अगर आप लेकर आते हो तो वो ऑटोमेट कर देगी काम को, और लॉयर्स का जो टाइम है वो कहाँ लगेगा, वो ये मतलब ये सारा मैनुअल टास्क की जगह जिन जिन केसेस में एम्पैथी, ट्रस्ट क्वालिटीज मतलब प्रॉपर बैठ के सुनो समझो वो वाली केसेस को लॉयर्स टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। The legal profession is one of the oldest professions in the world. Thriving over 1,000 years, trust, judgment, and diligence are the pillars of this profession. The most important pillar is the relationship of trust between a lawyer and clients, which can only be achieved through human connection and interaction. तो यहाँ ये भी important है, most important pillar क्या है इस profession का? While artificial intelligence can be useful in scanning and organizing documents pertaining to a case, it cannot perform higher level tasks such as sharp decision making, relationship building with valuable clients, and writing legal briefs, advising clients and appearing in court. तो इसका ये है it cannot say, ये important point है इसका। These are over and above the realm of computerization. ये आई थिंक लास्ट है ना, हाँ ये लास्ट है। The smooth proceeding of a case is not possible without sound legal research. While presenting cases, lawyers need to assimilate information in the form of legal research by referring to a number of relevant cases to find those that will favor their client's motion. Lawyers are even required to know thoroughly, knowing the opposition stand and supporting legal arguments. They can expect to prepare a watertight defense strategy. AI software that operates on natural language enables electronic discovery of information relevant to a case, contract reviews, and automation generated in legal documents. AI utilizes big data analysis, analytics, which enables visualization of data case. It also allows for creation of a map for the cases which were cited in previous cases and their resulting verdicts as per the website towards data science. The probability of a positive outcome of a case can be predicted by leveraging predictive analytics with machine learning. This is advantageous to firms as they can determine the return on investment and in litigation and whether an agreement or arbitration should be considered. बहुत रीड कर लिया मैंने यार, इसके 10 रुपए अलग दो मुझे। तो ये था आपका पूरा पैसेज, काफी लंबा पैसेज था और मैंने जानबूझ के लिया। आप बोलोगे मैम समझाने के लिए छोटा पैसेज ले लेते, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि कैसे इतने लंबे पैसेज से एक नोट, छोटा मोटा नोट मेकिंग बन जाएगा और उसका समरी भी बनेगा,
ठीक है। तो मेरा सजेशन पर्सनली ये होगा कि हमारा वीडियो बन जाने के बाद हो सके पीडीएफ से तो ये सारे जो पैसेज के स्लाइड्स थे उनको निकालो, उनको रीड करो एंड फिर अपने से अगर अलग से कुछ आप बना सकते हो नोट्स तो बना के लिखो। ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार सारे स्लाइड्स आप साथ में रीड करो और फिर नोट को देखो, ठीक है। चलो नोट्स कैसे बने देखो, हमारा एक टाइटल दिया हुआ है, लेकिन हमने पूरे पैसेज को रीड करने के बाद हमें लगा कि पूरे नोट का टाइटल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट। ये नाम हमने रखा एज अ टाइटल फॉर द नोट। पूरा रीड करने के बाद हमें यही सही लगा, हमने ये टाइटल रखा जो कि रेलेवेंट है, क्योंकि पूरे पैसेज में हमें ये समझाया गया कि कैसे एआई हेल्प कर सकता है एंड वो नेगेटिव इफेक्ट कुछ ला नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। मिनिमम 4 बताया गया था तो मिनिमम 4 यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो नंबर 1 पॉइंट क्या है, AI is not a threat. Point 1 is of help, makes life easier. No professional defunct. Defunct is short form, ठीक है। इसको लॉन्ग फॉर्म हम ग्लॉसरी में देंगे, ग्लॉसरी में सॉरी। AI will help legal field, ये पॉइंट नंबर 2 है। Recognizes human speech and object, making decisions based on data, translates language, do research and find task। देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे भूल गए हैं हमने यहाँ क्या किया है, सिंपली जो डेटा हम निकाल रहे हैं उसको राइट कर रहे हैं, हम ग्रामर का सोच नहीं रहे, आपको भी वही करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, AI कैनॉट परफॉर्म हाई लेवल टास्क लाइक व्हाट। 3.1 राइटिंग लीगल ब्रीफ, 3.2 एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स, 3.3 अपीलिंग इन कोर्ट और अपियरिंग इन कोर्ट, 3.4 शार्प डिसीजन मेकिंग। मतलब ये देख के फॉर अ मोमेंट मैं रुक गई कि ये कौन सा BBM लैंग्वेज है भाई, इतना शॉर्ट लैंग्वेज क्या होता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, फंक्शनिंग ऑफ AI क्या क्या होता है। नंबर 1 कोलेट्स डेटा, प्रिडिक्ट्स प्रोबेबल आउटकम, टेल्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंसिडरिंग अग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन। बन गया नोट, हर एक पैराग्राफ से की पार्ट उठाओ और ऐसे ढाल दो, नोट बन जाएगा। आपको बस क्या याद रखना है कि नोट जो बनेगा वो 4 हेडिंग होना ही चाहिए और सब कैटेगरी आपको जितने निकालने निकालो, ठीक है। ये आ गया आपका की टू एब्रीविएशन की AI था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेकॉग है रिकॉग्नाइजेस, लैंग्स है लैंग्वेज, अपीयरिंग, इन्वेस्ट INVT इज इन्वेस्टमेंट। इजी है ना, डिफिकल्ट लग रहा है, इट्स सिंपल। आगे देख लेते हैं बस समरी छोटू सा 80 वर्ड का। AI इज नॉट अ थ्रेट, बट देखो हमने जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं ना, इसी को आप समरी में देखने वाले हो। AI is not a threat, makes life easier, especially in legal field, cannot perform certain high-level tasks like writing legal briefs, advertising clients, making sharp decisions, etc. But it can collate data, aids research, helps decision making. It can recognize human speech, translate languages. It can also predict probable outcomes, tell return on investment, consider agreement or arbitration, and is thus advantageous to legal firms. खत्म, हमने कुछ एक्स्ट्रा बनाया ही नहीं, जो भी पॉइंट्स था उनको मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट वे में सेंटेंस बना दिया। दैट्स इट, इतना सिंपल होता है। अब आप पूछोगे मैम अब हमें क्या करना है? आपको अब ये करना है कि जो हमने आज डिस्कस किया है उसके बेसिस पे एक बार और देखो वीडियो को, एंड देन अपना पैसेज लो क्वेश्चन से एंड उसको सॉल्व करो। सैंपल क्वेश्चंस निकालो यार। आप बोलोगे मैम 11th का कहाँ सैंपल है, सिर्फ 12th को मिलते हैं, तो 12th के पेपर्स को अभी से सॉल्व करो ना। हायर लैंग्वेज होगा, हायर लेवल का आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए उतना बेटर है। तो मेक श्योर आप अलग अलग क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करो, नोट मेकिंग और समराइजेशन। कहीं अटकते हो तो आपको पता है कहाँ मुझे रीच आउट करना है, कर लो, पूछ लो, आई विल बी देयर। एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन, सुंदर से लिखूंगी मैं।
एंड नॉट जस्ट दैट, आई विल, अच्छा इसमें नहीं है. Thank you so much guys. Stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye. See you soon.